गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 83 है और 90 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर चल रहा था अपना DI की एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास सेकंड है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पर PDF मिल जाती हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे वाला पार्ट है आपका वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ आप एग्जाम रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था कि एक स्पेसिफिक टाइप का सवाल होता है, दिखने में जैसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, DI का भी मान सकते हैं, या ज़्यादा करीब ये जो पैटर्न है आपका ये वेन डायग्राम के होता है। अब तक हमने कुल मिलाकर के इतने सेशंस में 1592 सवालों को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1593। ये जो पैटर्न है ये रेलवे ने पूछा था 2016 की एग्जाम्स के अंदर। ये पैटर्न एक बार आपको एटलीस्ट आना चाहिए। रीज़न ये है कि वेन डायग्राम जैसा नहीं है, ये दिखने में वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा मामला हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब आप सिर्फ आपके पास इतना सा ही मामला दिया जाता है तब भी चीज़ों को फाइंड करना टिपिकल होता है। 3 सर्कल बनते हैं तब और टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ पर तो कई सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। एक सवाल ये उठाते हैं, एक सवाल एंड में भी उठाते हैं। तो असल में इसे हम लोग मान लेते हैं कि वेन डायग्राम का पार्ट है, इसे भी कवर करवाना जरूरी था। तो कहाँ लाते इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज के सेशन में 2 सवाल रखे हैं, दोनों के ही 3-3 पार्ट है। देखना जरा, इसने कहा है कि कलर प्रेफरेंस है चिल्ड्रन का, कि बच्चों की रंग वरीयता। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने बच्चे कौन सा रंग पसंद करते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है सर्कल। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक को। फिर आपको दिख रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन से वाला? इस टाइप वाला जो रेक्टेंगल है ये आपको दिख रहा है कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट को। और जो सीधे सीधे लंबाई, जिसकी लंबाई कम है, चौड़ाई जिसकी ज़्यादा या ऊंचाई जिसकी ज़्यादा है, वो वाला रिप्रेजेंट करता है ब्राउन कलर को पसंद करने वाले बच्चे। अब इसमें कैसे सवाल पूछे थे? सवाल भी वही रखे हैं मैंने एज इट इज जो रेलवे ने पूछे थे। एक बार के लिए मैं इसे फिर से बना लेता हूं। हमारे पास कुछ इस हिसाब से डेटा गिवन है, ये वाला 20, 50, 30, 100, 20, 50, 30 और 100। यहां पर है 5, यहां पर है 10, ये वाला है 20, ये 5 और ये हमारा 30। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं, रीडिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी रीडिंग क्या कहती है। देखो, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो कलर पसंद करते हैं। कौन सा? ब्लैक कलर। तो इसका मतलब सर्कल में जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे कौन से कलर को पसंद करेंगे? ब्लैक को। हो सकता है वो अदर कलर को भी पसंद करें, हो सकता है वो ब्राउन को भी पसंद करें, व्हाइट को भी पसंद करें, वो तो डिपेंड करेगा। लेकिन सर्कल के अंदर जितने भी बच्चे आ चुके हैं, कोई कहे कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? सॉरी, ब्लैक कलर को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ ब्लैक नहीं, ब्लैक कलर। दोनों बातों में अंतर है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक का मतलब हो गया वो बाकी कलर व्हाइट और ब्राउन को पसंद नहीं करते हैं। और ब्लैक कलर पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? तो आप सारे के सारे ऐड करोगे, 50, 30, 80, 20, 100, 110, 120। तो अगर आपके सामने ये छोटा सा सवाल ही रखा होता कि काले रंग या फिर ब्लैक कलर को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, अभी मैं वहां पर जो बात मैंने कही थी उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे बच्चे कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर को पसंद करते हैं? इनके साथ क्या कंडीशन होगी? ओनली ब्लैक वाले, ये व्हाइट कलर को भी पसंद नहीं करेंगे, और ये वाले जो बच्चे हैं ये आपकी ब्राउन जो कलर है उसे भी पसंद नहीं करेंगे। तो क्या करना है आपको? देखना जरा, सर्कल के अंदर वो सारे के सारे बच्चे हैं जो ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। क्या ये वाला पार्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे इसके अंदर? जैसे ये वाला पार्ट है, इस रेक्टेंगल का ये हिस्सा है जिसमें 1, 2 और ये 3 नंबर आते हैं या 3 टाइप के बच्चे आते हैं, ये लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। रीजन क्या होता है? ये वाले जो बच्चे हैं ये व्हाइट कलर को पसंद करते हैं, तो ये वाला पार्ट हट गया। क्या हम लोग यहां पर इसको भी कंसीडर करेंगे?
इसे नहीं करेंगे। रीजन क्या है, ये वाले जो बच्चे हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये कौन से कलर को पसंद करते हैं, ब्राउन को। तो फिर सिर्फ ब्लैक वाले कौन से हैं, तो सिर्फ ब्लैक वाले वो बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल का पार्ट है, किसी भी रेक्टेंगल का पार्ट नहीं है। ऐसे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिखता है डायग्राम से। देखो ये वाले जो बच्चे हैं ब्लैक, ये ना तो इस रेक्टेंगल का पार्ट है ना ही इस रेक्टेंगल का। इन बच्चों की बात करें तो देखना, ना तो ये इस रेक्टेंगल का पार्ट है ना ही ये इस रेक्टेंगल का पार्ट है। फिर ये वाले जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये ना तो इस रेक्टेंगल का पार्ट है और ना ही ये इस रेक्टेंगल का पार्ट है। 5 5 10 और 10 20, तो ऐसे बच्चों की संख्या हमारे पास क्या होगी, 20। तो मेरे ख्याल से आपको रीडिंग तो समझ में आ गई होगी कि इस टाइप का जो वेन डायग्राम का आपका पैटर्न होता है उसकी रीडिंग कैसी रहती है। सवाल पर आ जाते हैं। फिर ये सब कुछ हटा देते हैं, बात आपको समझ आ गई है। अगर आप आज के 2 सवाल भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा कि भविष्य में रेलवे अगर फिर से ऐसे पैटर्न पूछता है तो आपको क्या करना है। कितने बच्चे भूरे और सफेद, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ब्राउन और व्हाइट दोनों को पसंद करते हैं लेकिन काले रंग को पसंद नहीं करते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो भूरे और सफेद, बोथ आ गया है, बोथ ब्राउन एंड व्हाइट, ब्लैक में होंगे। ये ब्लैक नहीं पसंद करते भाई, ये हट गया। तो एक बात बताओ, ब्लैक को रिप्रेजेंट कौन सा पार्ट कर रहा है, ब्लैक को ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब सर्कल वाली स्टोरी तो कंप्लीट खत्म, काम में ही नहीं लेना है सर्कल को। तो आपका जो सर्कल वाला पार्ट है इसको तो हमने आउट कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा, ये पार्ट और ये पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन 100 बच्चों की बात करूं तो ये कौन सा कलर पसंद करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है रेक्टेंगल का, ये वाला इस टाइप से जो रेक्टेंगल है ये व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर पसंद करते हैं, व्हाइट कलर। तो ये तो वो बच्चे हो गए जो ओनली व्हाइट, सिर्फ सफेद रंग को पसंद करते हैं। चलो अब अपने पास ये 2 संख्याएं और बची थी, इन पर विचार करें। सर्कल का तो कुछ भी पार्ट नहीं लेना है। ये वाला जो रेक्टेंगल है जो सीधे खड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये वो बच्चे हैं जो ब्राउन कलर या भूरे रंग को पसंद करते हैं। ये बच्चे किसका पार्ट है, ये ना तो सर्कल का पार्ट है ना ही ये इस रेक्टेंगल का पार्ट है। तो ये वो बच्चे हैं जो ओनली कौन सा कलर भाई, ब्राउन, ओनली ब्राउन को पसंद करते हैं। ये वाले बच्चे, इस पार्ट को भी देख लो भाई, ये सर्कल का हिस्सा तो हमने वैसे ही नहीं लिया, इस रेक्टेंगल का भी हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर ये कौन से बच्चे हो गए, ओनली आपके क्या है, कौन सा बता रहा था भाई, ये वाला ओनली ब्राउन। आपको क्या पूछा था, बोथ ब्लैक एंड ब्राउन, सॉरी ब्राउन एंड व्हाइट। ऐसे कोई बच्चे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सर्कल लेना नहीं है क्योंकि ऐसे बच्चे बताने हैं जो काले रंग को पसंद नहीं करते हैं। क्लियर है, ऐसे बच्चे बताने हैं जो ब्राउन और व्हाइट दोनों में कॉमन होना चाहिए था। कॉमन तो ये पार्ट भी किसी के साथ नहीं है, ये पार्ट भी किसी के साथ नहीं है। तो फिर कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन डी। एक बार के लिए मैं इन सवालों को डिटेल में समझा देता हूं। एक बार आपको बात समझ आ गई उसके बाद इनमें कुछ खास होता नहीं है, सीधे सीधे देखते ही आप इन सवालों को हिट कर सकते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 1594। देखना, काले रंग को पसंद करने वाले बच्चों का भूरा रंग पसंद करने वाले बच्चों के साथ अनुपात क्या है, द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ब्राउन। बात को समझना, आपसे क्या पूछ रहा है कि वो बच्चे जो ब्राउन रंग को पसंद करते हैं उनका आपको रेशियो किसके साथ बताना है। वो बच्चे, एक मिनट गलत पढ़ लिया ना, काले रंग को पसंद करने वाले बच्चों, द रेशियो ऑफ, एक मिनट भाई, देखो हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंट आएगा। इंग्लिश को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ब्राउन कलर टू दोज हु लाइक ब्लैक कलर। तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को आप प्रीफर कर लो। इंग्लिश वाली लैंग्वेज में इसने क्या कह रखा है कि भाई वो बच्चे जो ब्राउन कलर को पसंद करते हैं उनका रेशियो बताना है जो ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। नीचे क्या हो गया भाई, नीचे क्या हो गया, काले रंग को पसंद करने वाले बच्चों का, तो ब्लैक पहले आना चाहिए था, ब्राउन बाद में।
तो मैंने कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर कर लिया है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर कर दिया, ठीक है। इसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालेंगे। हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा रेशियो, ठीक है। एक बार के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझना। यहां पर आपके मन में कंफ्यूजन क्या आ सकता है, बात समझना। बात दो टाइप की हो सकती थी कि उन बच्चों का जो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर पसंद करते हैं, इनका रेशियो बताओ उन बच्चों के साथ जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। बात को समझना, ये छोटी सी बात आपको दिखने में लग रही होगी, लेकिन ये सारे के सारे सवाल का रुख पलट देती है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर को पसंद करते हैं, उनका ऐसे बच्चों के साथ जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर पसंद करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, ओनली ब्लैक की अगर लैंग्वेज होती, सवाल में नहीं है, सवाल में कहीं भी सिर्फ शब्द हिंदी में नहीं लिखा है, ओनली शब्द इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ब्राउन में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो ब्लैक भी पसंद करते हैं, व्हाइट भी पसंद करते हैं, सिर्फ ब्राउन भी पसंद करते हैं, दो रंगों का कॉम्बिनेशन, तीनों रंगों को ही पसंद करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ऐसे बच्चे जो ब्राउन कलर को पसंद करते हैं उसमें ब्राउन का पूरा पार्ट आ जाएगा। तो ब्राउन का जो पूरा पार्ट है वो कौन सा हमारा, ये वाला रेक्टेंगल ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है। कितने बच्चे हैं भाई आपके पास, 50, 30, 80 और 20, 100। हमारे पास आ गए 100 बच्चे। ब्लैक को कौन रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल। इस सर्कल में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सारे के सारे बच्चे ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। चलो 50, 30, 80, 20, 100, 100 में 10 जोड़ा और 10 जोड़ा, कितना आ गया भाई, 120। तो यहां से रिजल्ट 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5:6 लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। इसी सवाल को अगर आप हिंदी के हिसाब से करते सोल्व तो क्या हो जाता, 6:5, ठीक है भाई। अगर ऐसा सवाल होता कि द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ओनली ब्राउन कलर टू दोज हु लाइक ओनली ब्लैक कलर, कुल मिलाकर के 4 लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। बात को समझना, क्या हो सकती थी भी, एक तो सवाल हमसे पूछा ही है कि भाई जो ब्लैक और जो आपके पास ब्राउन है इनका रेशियो क्या होगा। एक लैंग्वेज हो सकती थी कि ओनली ब्लैक और ओनली आपका ब्राउन। एक लैंग्वेज हो सकती थी ब्लैक का ओनली ब्राउन के साथ रेशियो। एक हो सकती थी ओनली ब्लैक का ब्राउन के साथ रेशियो। ये माइनर से डिफरेंस होते हैं कि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी दिमाग वाला है तो वो चाहे तो सवाल में ऐसे ऑप्शन भी डाल दे जिसकी वजह से अगर बच्चे ने उन शब्दों पर ध्यान नहीं किया है। वेन डायग्राम के अंदर सबसे बड़ी बात होती यह है कि आप जो ओनली शब्द लगा होता है, बोथ शब्द लगा होता है, क्या उसको प्रॉपर मैनर से रीड करते हैं और उसके हिसाब से डील करते हैं। तो ऐसा चैलेंज आ सकता है। अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, हालांकि अपने सवाल का पार्ट नहीं है। अगर ये पूछता कि ओनली ब्राउन और ओनली ब्लैक कलर को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होता या चिल्ड्रन का रेशियो क्या होता, तो आप सबसे पहले किस पर जाते, ओनली ब्राउन। ऐसे बच्चे जो सिर्फ ब्राउन, बाकी कोई कलर नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सर्कल में आ गया मतलब किसी दूसरे पार्ट को ही पसंद करता है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन पसंद करने वाले आपके पास इतने ही बच्चे हैं, 20 और 30 कितने भाई, 50। चलो ओनली ब्लैक की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बच्चे जो सिर्फ ब्लैक पसंद करते हैं। ब्लैक कौन सा पार्ट है भाई, ये वाला आपका सर्कल वाला पार्ट ब्लैक है। अब इसमें ना तो आपको इसका कॉमन पार्ट लेना है, ना ही आपको इसका कॉमन पार्ट लेना है, तो वो क्या बचेगा, ओनली ब्लैक। कौन से हैं, 5 बच्चे तो ये सिर्फ सर्कल का पार्ट है, 5 बच्चे ये भी सिर्फ सर्कल का पार्ट है, और 10 बच्चे ये भी सिर्फ सर्कल का पार्ट है। कितने हो गए भाई, 20। सोल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:2। ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है भाई। करेक्ट तो किया ना, 10-20 लिखा जा सकता है। अब अगर मान लो ये सवाल कुछ ऐसा सा होता, उन बच्चों का अनुपात ज्ञात करो जो ब्राउन कलर पसंद करते हैं किसके साथ, जो बच्चे सिर्फ ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। अब इसने यहां क्या शब्द काम में लिया है, वो बच्चे जो ब्राउन कलर पसंद करते हैं उनका रेशियो किसके साथ, उन बच्चों के साथ जो सिर्फ ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। तो ब्राउन में तो सारे के सारे ही आ जाएंगे। ब्राउन का कौन सा पार्ट था, ये वाला, 30, 50, 20। तो ये कितने बच्चे हैं हमारे पास भाई, 100। ओनली ब्लैक की बात करें, ब्लैक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा पार्ट ढूंढो जो और किसी का कॉमन नहीं हो।
10 5 5, तो ये कितना आ गया 20। तो ऐसे केस में रेशियो कितना आ जाएगा 5:1। तो मेरे हिसाब से मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा था, ये कोई टिपिकल नहीं है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको ध्यान से समझ ले। एक बार आपने देख लिया, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना होता, ये सबसे नकली सवाल मान सकते हो। डीआई में तो फिर भी थोड़ा बहुत एडिशन करना पड़ता है अपने को, उसके हिसाब से रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधे सीधे ऐड हो जाती हैं चीजें। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो। देखो, जो बच्चे काला रंग पसंद नहीं करते हैं का उनके साथ अनुपात जो सिर्फ काला और सफेद रंग पसंद करते हैं। देखो, ऐसे बच्चे जो ब्लैक कलर को पसंद नहीं करते, ब्लैक कलर को पसंद नहीं करते, सबसे पहले इन्हीं को ढूंढ लेते हैं। तो एक बात बताओ, ये सर्कल किसको बताता है? वो बच्चे जो ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। इसका मतलब सर्कल के जो बाहर बच्चे हैं वो क्या है? ब्लैक के अलावा बचे हुए रंगों को पसंद करते हैं, ब्लैक को पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है? ऐसे बच्चे जो ब्लैक पसंद नहीं करते हैं। सर्कल के अंदर वाले तो पसंद करते हैं, तो बाहर वाले हो गए 100 30 20 कितने हैं भाई? 150। आसान काम है, स्क्रीन पर देखते ही बात बन सकती है। फिर देखना, उनके साथ अनुपात जो सिर्फ काला और सफेद, यहां पर देखना क्या कहा? सिर्फ काला और सफेद, बोथ ब्लैक एंड व्हाइट। आपको ऐसा पार्ट ढूंढना है जहां पर ब्लैक और व्हाइट वाला जो पैटर्न है वो एकदम कॉमन रहे। कौन सा है भाई? चलो, ब्लैक वाला पार्ट तो ये रहा, सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। अब हमें व्हाइट का भी ढूंढना है। व्हाइट वाले कौन से हैं? ये वाले बच्चे जो इसके अंदर आ गए वो व्हाइट को पसंद करते हैं। क्या ये 100 बच्चे लेंगे? नहीं लेंगे। रीजन क्या? ये सिर्फ व्हाइट कलर को पसंद करते हैं। क्या इन 20 50 और 30 बच्चों को लेंगे? बिल्कुल। उसकी शर्त क्या है? बच्चे ऐसे हों जो ब्लैक कलर को और व्हाइट कलर को दोनों को पसंद करें। ठीक है, बोथ शब्द लगा दिया। अगर बोथ नहीं लगाता, सीधे लिखता ब्लैक एंड व्हाइट, तो कोई समस्या नहीं थी। ब्लैक वाले भी ऐड कर लेते, बचा हुआ पार्ट व्हाइट का था उसको भी ऐड कर लेते। लेकिन यहां क्या है? ऐसे बच्चे जो बोथ ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर को पसंद करते हैं। ये ब्लैक वाले आ गए, ये पूरे व्हाइट के थे। तो आपको क्या लिखना है? इसमें जो कॉमन है 50 30 80 और ये आपका 100। 50 से काट दोगे 2 बार, 3 बार, और यहां पर कितना आ गया? 2 बार। रेशियो क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन बी 3:2। अब मैं यहां पर एक बात और लिखता हूं, जितने भी कंफ्यूजन चलते हैं साथ साथ दूर करने का प्रयास करते हैं। देखो, ऐसे बच्चे जो ब्लैक कलर नहीं पसंद करते, कितने निकाल लिए हमने? 150। अगर वो शब्द बोथ नहीं लगाता और ये कह देता उनके साथ बताओ जो बच्चे ब्लैक और व्हाइट कलर को पसंद करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ ना लगाता, दोनों कलर नहीं, ऐसे बच्चे जो ब्लैक और व्हाइट कलर को पसंद करते हैं, क्या करते? ब्लैक वाले ढूंढ लो भाई, ये सारे के सारे ब्लैक वाले। व्हाइट वाले कितने हैं? ये वाले। इनको दोबारा काउंट नहीं करना है क्योंकि एक बार आ चुके हैं, अलग से इसको भी काउंट कर दो। 100 ये हो गया था, 100 ये हो गया था, 200, और यहाँ पर 5 5 10 20, तो ये क्या आ जाता आपका? 220। इससे कट जाता तो रेशियो क्या दे देता? 15:22। सबसे जो बेहतर सवाल आते हैं वेन डायग्राम पर, वो आते हैं सीडीएस के अंदर। सीडीएस तो क्या है? एक पार्ट है पर्टिकुलर सा, उसके अंदर क्या करता है? बिना डायग्राम बनाए हुए भी सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ लेता है। ठीक है, रेलवे के अंदर पुराने पेपर मैंने जहां तक एनालाइज किए हैं, उनके अंदर मुझे जो काम की बात लगी, ये पैटर्न आपको एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आपने एक बार भी नहीं देख रखा है तो समस्या क्या होगी? एग्जाम हॉल में पहली बार देखोगे फिर चौंक जाओगे कि यार ये क्या बवाल कर दिया इसने। चलो भाई, आई हो बात समझ आ गई होगी। एक सवाल और है जो एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। डीआई अपना चल रहा है। डीआई के अंदर देखना, अगला जो अपना पैटर्न है वो है पाई चार्ट। इसे कहा जाता है पाई चार्ट, पाई ग्राफ भी कह लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। पाई का रिलेशन होता है किसके साथ? सर्कल के साथ। देखो, सवाल नंबर 1596। अब काम की बात सुनो। जो हमारा पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ होता है, इसके अंदर आपको दिया रहता है एक सर्कल। एक मिनट भाई, इसमें आपको एक दिया रहता है सर्कल।
सर्कल का डेटा जो है या तो परसेंटेज में होता है या फिर यहां जो आपको सर्कल मिलेगा उसका डेटा किस में होगा, डिग्री के अंदर। ठीक है, या तो वैल्यूज आपको डिग्री में मिलेंगी या फिर आपको यहां पर वैल्यूज परसेंटेज में। जैसे मान लो इसके 3 हिस्से कर देता वो कुछ इस हिसाब से। ठीक है, अगर इस पार्ट को उसने मान लो लिख दिया 30%, इसको उसने लिख दिया मान लो 25%, तो 30 और 20 50 55, तो ये कितना बचेगा 45%। तो ध्यान रखना, अगर डेटा आपको परसेंटेज में दे रखा है तो सबका सम मिलाकर के कितना आ जाएगा 100%। चाहे इसमें 3 पार्ट हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डेटा परसेंटेज में चल रहा है तो पूरे का सम क्या होगा 100%। एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपको जो डेटा गिवन है वो किस में दिया जाए, डिग्री में। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का। जैसे मैं इस एंगल को कह देता हूं मेरा ये जो एंगल है ये है 100 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को मैं कह देता हूं मेरे पास ये एंगल है 80 डिग्री का। तो 100 और ये आपका क्या हो गया 180। 180 इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 60 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास 60 भी क्या ज़्यादा ही लेना पड़ेगा इसको तो, वरना थोड़ा लॉजिकल नहीं लगेगा। ये 90 डिग्री मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग 110 डिग्री। तो देखना, अगर ये 110 है, ये 90 हो गया, 110 में 90 जोड़ोगे कितना आ गया भाई 200 डिग्री। पूरा कितना होना चाहिए 360, तो ये कितने का बचेगा 160 डिग्री। तो यहां से कहने की जो बात आई है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जितने भी इसके पार्ट हो, इस सर्कल के जितने भी वो सेक्टर बना ले, जितने भी त्रिज्या खंड बना ले, सबका सम अगर डिग्री में दे रखा है तो कितना मेंटेन होगा 360। अगर परसेंटेज के अंदर दे रखा है तो कितना होगा 100%, क्योंकि कंप्लीट क्वांटिटी है। 110, 90, 200 और 360 हो गया। चलो, कुछ सवाल तो सीधे सीधे ऐसे पूछे जाते हैं जो परसेंटेज पर बेस्ड होते हैं, रेशियो पर बेस्ड होते हैं, एवरेज पर बेस्ड होते हैं, या कोई बेसिक सी बात पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेगा, दोनों क्वांटिटी का 3 क्वांटिटी का एडिशन पूछ लेगा, इस टाइप के सवाल। एक सवाल होते हैं इस टाइप के जो रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। इन दोनों का कंपैरिजन क्या होगा, जैसे आपको कह देगा कि यहां पर जो 30% लिखा हुआ है, यहां पर जो 30% लिखा हुआ है, अगर मैं इसी पाई चार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो डिग्री में उस 30% की वैल्यू कितनी आएगी, इतना सा है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, कोई खास बात नहीं ध्यान रखनी। आपको पता है एक सर्कल आप बनाते हो जिसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी है 100%, एक दूसरा सर्कल आप बनाते हो उसकी वैल्यू डिग्री में कितनी है 360 डिग्री। तो इतना सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। जैसे 1% अगर आपको नीड हुई तो आप क्या करोगे भाई, 360 बटा में 100 कर दोगे, 0 से 0 कट गया, 18/5। रट्टा नहीं मारना भाई इस बात का, इतना ही ध्यान रखना है। 100% 360 डिग्री। अब ये मत कहना कि सर 1% भी ध्यान रख लें कि 18/5 डिग्री, क्यों याद रखो, नीड होगी उस टाइम निकाल लेंगे, अनवांटेड दिमाग पर बर्डन नहीं। कई बार आपको नीड होती है कि 1 डिग्री की वैल्यू, जैसे मान लो 15 डिग्री की वैल्यू पूछ लेगा परसेंटेज में, तो क्या करोगे 360 डिग्री 100%, 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, 360 का भाग दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/18%। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है, बाकी कोई भी बात ध्यान नहीं रखनी। आई होप पाई चार्ट में जो समझने वाली बात थी आपने समझ ली है कि या तो पाई चार्ट आपका परसेंटेज में होता है या फिर आपका पाई चार्ट डिग्री के अंदर होता है। परसेंटेज में होगा कंप्लीट को बताएगा, मतलब 100%, डिग्री में होगा कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब 360 डिग्री। चलो भाई सवाल को पढ़ते हैं। इसने क्या कहा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है, कोई कृषि भूमि है आपके पास और फल के पेड़ों के वितरण को दिखाता है। चार्ट को देखना है, विचार करना है, कुछ सवाल है उनका जवाब देना है। देख लेते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। देखो 20% ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है, 35% मैंगो को रिप्रेजेंट करता है, आम हो गए, 15% बनाना को रिप्रेजेंट करता है, 10% जामुन को रिप्रेजेंट करता है, 20% चीकू को रिप्रेजेंट करता है। क्या एडिशन करके देखें, बिल्कुल कर दो। 20 20 40, 35 आपका कितना हो गया 75, 15 90 और 10 100। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको नीड नहीं होगी, बाकी आदत नहीं जाती है काउंट करने वाली, तो कोई समस्या नहीं है, काउंट करके देख लिया करो हर बार, 5-7 सेकेंड ही लगते हैं। ठीक, 100% हो गया।
चलो, यदि सभी 960 पेड़ हैं तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं? तो एक बात बताओ, 100% पेड़, जितने भी पेड़ हैं वो किसको बताते हैं? 100% को। और 100% एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 960 को। कि अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर ऑफ ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो 100% है, बट एक्चुअल वैल्यू को जब आप देखते हैं तो इसने क्या कहा कि टोटल ट्रीज हमारे पास कितने हैं? 960। तो 100% 960 को बताता है। आपसे क्या कहा कि कितने आम के पेड़ हैं? मैंगो ट्री कितने हैं भाई? मैंगो ट्री हैं आपके पास कितने? 35%। लिखा जा सकता है। चलो भाई, अब आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए जैसा आपको ठीक लगे, जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि यहां से यहां जाना भी सीधे नहीं लग रहा है, यहां से यहां जाना भी आपको सीधे नहीं लग रहा है। हालांकि ये तो सीधा है, 9.6 से आपने इसको गुणा कर दिया तो 960 हो गया, तो इसको भी 9.6 से गुणा कर दो तो रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो देखो, 100% किसको बताता है भाई? 960 को। 1% किसको बताएगा? अपोन में 100 को। इनटू में हमें नीड किसकी है? 35% की। तो एक्चुअल में एग्जाम में अगर आप इस सवाल को डील करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात, आपको पाई चार्ट का मतलब हो, पता हो, उसके बाद इसे सोल्व कर दो। ये इससे कट गया, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 48, 5 से काटोगे 7 बार, 7 8 56, 28 और 5 आपका कितना हो गया भाई? 33। तो कुल मिलाकर के आपके पास मैंगो ट्रीज जो हैं वो हैं 336। कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, इजी था। लेकिन वो ये प्रयास जारी रखेंगे। हो सकता है 1-2% ऐसे बच्चे हों जिनको इसका मतलब ना पता हो, तो डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 1597। देखो, निम्नलिखित पाई चार्ट पर एक कृषि भूमि, वो सीधी सी बात हो गई, वो कोई फील्ड वगैरह आपको दे रखी है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के, क्योंकि सेम ही वही आपके पास पाई चार्ट, उसे रीड नहीं करना। क्या कह रहा है? केले से संबंधित क्षेत्र कोण कितना है? द सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू दी बनाना। आपको क्या बताया था? बात को समझना कि अगर परसेंटेज में डेटा दे रखा है तो पूरा का पूरा सर्कल 100% को बताता है। और यही बात असल में देखा जाए, हम बातों को डिग्री में लिखना स्टार्ट कर दें तो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। केले से संबंधित कोण, केले पर गए, बनाना कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? बनाना रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 15% को। क्या करोगे? सीधी सी बात है, देखो एग्जाम में कैसे लिखते कि 100% आपका बताता है 360 डिग्री को, 1% किसको बताएगा? 360 बटा में 100। और आपको नीड किसकी? 1% की वैल्यू डिग्री में आ गई, आपको नीड है 15% की। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो अनवांटेड काम है ये नहीं लिखने, इतना सा ही लिखना है, कोई और चक्कर में भी नहीं पड़ना, सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा। ये इससे काटा, 2 से काटोगे ये 18 बार आ जाएगा, यहां पर 5 आ गया, 5 से काटोगे 3, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल कितने का बनाएगा? 54 डिग्री का। कि अगर इसी पाई चार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर दें किसमें? 360 डिग्री, मतलब डिग्री के पैटर्न में, तो जहां हमने अभी बनाना 15% लिख रखा है, जहां पर केले का हमने जो पार्ट है वो लिख रखा है 15%, अगर यही हम बनाना का एंगल लिख करके रिप्रेजेंट करें तो इस जगह पर कितना आ जाएगा आपका? 54%। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अगर जामुन को हम लिखना स्टार्ट कर दें डिग्री में तो क्या लिखेंगे? तो देखो 100% 360 डिग्री 10% है, 100 का 10वां हिस्सा, 360 का 10वां हिस्सा, तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। चीकू का लिखोगे तो कितना होगा भाई? चीकू की वैल्यू 20%, 100% 360 को बता रहा है, 10% 36 को, 20% 72 को। यही ऑरेंज के लिए हो गया। ऐसे ही हम लोग दिमाग लगा करके मैंगो का निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। अगर डेटा आपको भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, एक समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा आप अपने पिक्सल बढ़ा लें, 720 पिक्सल तक आपको मिलता है। या कोई बच्चा ऐसा भी है क्या जिसकी डिमांड है कि सर वीडियोस 1080 इंटू 1080 के अंदर अपलोड करें? एक होता है ना आपका 1920 गुणा 1080, और एक आपका रहता है क्या? 1080 गुणा 720। अपने वीडियो इस पिक्सल तक अपलोड होते हैं। बीच में इस पर भी अपलोड किए थे, फिर उसका रीजन ये लगा कि इस
1080 पिक्सल में तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा देखता ही नहीं होगा। कब देखोगे, या तो ढंग की स्पीड का वाईफाई और खूब सारा डेटा आपको मिलता हो तभी। कहीं ऐसा लगा कि आपको, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल भविष्य में हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि आप एकदम एचडी के अंदर आपको ये मिल जाए। देखना 1598 सवाल पर आते हैं, 720 कर लो, काम की बात यही है। चीकू और आम के पेड़ों का जामुन, नारंगी और केले के पेड़ों के साथ अनुपात क्या है? अब एक बात बताऊं, आपको एक्चुअल में सच में नीड है क्या? देखना, बात को समझना। चीकू की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर। चीकू और क्या कह रहा है भाई, आम, मैंगो का रेशो किसके साथ लेना है? जामुन, नारंगी, केले। ये लो जामुन, नारंगी, ऑरेंज और आपके पास क्या है, केले। इनके कंबाइंड पेड़ है, एडिशन करना है, सीधी सी बात तो ये थी, यहां पर ऐड कर दिया। अनुपात क्या है? तो देखो, एक तरीका ये हो सकता है, कोई बच्चा दिमाग लगाए, अच्छा पीछे उसने कुछ दिया था, 960 के आसपास कुछ डेटा दिया था, उसके थ्रू मैं एक्चुअल वैल्यू निकाल लूं। ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सीधे सीधे यहां पर इस बात को कॉमन सेंस लगा करके समझो। इस फील्ड में पूरा का पूरा ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बता रहा है 100% को। बेटर क्या रहेगा, आप 100 पेड़ मान लो, काम खत्म। तो इसका मतलब इस खेत में 100 पेड़ उगाए हैं। चीकू के कितने परसेंट है भाई, 20%। तो चीकू के पेड़ कितने आ जाएंगे 100 में से, 20। ऐसे ही आपसे क्या पूछ रहा है भाई, अगला पार्ट है आम, मैंगो के कितने पेड़ हैं आपके पास, 35। तो कुल मिलाकर के ये पेड़ आपके पास कितने हो गए, 55। तो बचे हुए 3, टोटल 5 टाइप के हैं, 2 टाइप के ये हो गए, बचे हुए कितने होंगे, 45। रेशियो निकालोगे, 5 से काटा 11:9। ये भैया आ गया अपना रिजल्ट। सीधे सीधे लिख सकते हो, उनको ऐड करके लिखना चाहो तो ऐड करके उन्हें भी लिख दोगे। चलो भाई, एक सवाल और है इसी पैटर्न का, देखना जरा। सवाल नंबर 1599। 1599 में देखो इसने क्या कहा। इस आरेख के अनुसार, एक मिनट, अच्छा चेंज हो गया सवाल, देखना ठीक है, पाई चार्ट है लेकिन चेंज हो गया। इसको रीड कर देते हैं। देखो क्या कहा, दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्राफ को पढ़कर देने हैं। मतलब ये एक पाई चार्ट है जो बताता क्या है कि देश के अंदर कितना शुगर, टी, राइस और व्हीट का प्रोडक्शन होता है। कुछ सवाल पूछे गए हैं, किस में दे रखा है डेटा, परसेंटेज में। ऐड करके देखोगे, ऐड कर दो, 55, 5, 60, 10, 70 और 30, 100। तो जाहिर सी बात है 100% को रिप्रेजेंट करता है डेटा, परसेंटेज में तो 100 आना ही था, कोई समस्या नहीं है। इससे क्या समझे, इससे हम ये समझे कि व्हीट या फिर गेहूं का जो उत्पादन है वो कितना हो रहा है, 30%। ये मान के चल रहे हैं कि इस देश में सिर्फ 4 ही टाइप की चीजें उगाई जाती हैं एक टाइम के ऊपर, जहां गेहूं का उत्पादन 30% है, शुगर या चीनी का उत्पादन 10% है, ठीक है, चीनी को उगाया नहीं जाता है वैसे। टी, चाय का उत्पादन हो रहा है 5%, चावल या फिर राइस का 55%। बात समझ में आ गई। प्रैक्टिकल जीवन के साथ नहीं रिलेट करना है। सर बाजरा भी तो बो सकते हैं देश में। ऐसा देश है जहां पर ये सिर्फ 4 ही चीजें होती हैं और चीनी भी वहां पर उगाई जाती है। तो इस टाइप का दिमाग नहीं लगाना, डिट्टो वही सवाल है जो रेलवे का पूछा गया था। चलो, इसने क्या कहा, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के कुल उत्पादन के अंतर का अनुपात कितना है। फ्रॉम दिस डायग्राम द रेशियो ऑफ सम ऑफ व्हीट एंड शुगर प्रोडक्शन। क्या कह रहा है, गेहूं और चीनी का तो कुल उत्पादन, गेहूं और चीनी, व्हीट और शुगर कितना है भाई, 30 और 40, 40 आ गया। प्रोडक्शन 2, डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड टी, जो चावल और चाय का उत्पादन हो रहा है उनका अंतर। पहले 2 का तो क्या कह रहा है, सम, 30 और 10 40 हो गया। बचे हुए 2 कौन से हैं, 55 और 5, इनका क्या लेना है, अंतर। तो कितना आ गया भाई, 50। कुछ और करना था, 4:5 आपका बन रहा है रिजल्ट। इजी वे में डील कर सकते थे। चलो भाई, इसी पर बेस्ड अगला सवाल, 1600 सवाल हो जाएंगे इसके बाद अपने। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने अपना ये कारवां स्टार्ट किया था। आई होप जी जान लगाकर आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। देखो क्या कहा, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे कर लेना क्योंकि डेटा परसेंटेज में। चावल और चाय का उत्पादन, राइस एंड टी का जो प्रोडक्शन है वो 55 और कितना 5, 60। कि अगर भाई टोटल प्रोडक्शन 100 किलो का हो रहा है
कुल उत्पादन 100 किलो का है तो चावल 55 किलो और चाय 5 किलो, तो टोटल कितना हो गया 60 किलो। का गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है, गेहूं का कितना है उत्पादन 30 लिखा जा सकता है। तो ये जो उत्पादन है इससे कितना ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है वैसे तो 30 ज्यादा है, किससे, इससे 30 ज्यादा है। इसी के बेस पर बताना है कितने परसेंट, तो इसका बेस 30 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 100% ज्यादा है। साफ साफ दिख रहा है अभी 30 गेहूं का हो रहा है, इन दोनों का 60 हो रहा है, तो 30 अपने आप में 100% है, तो 30 तो एक्स्ट्रा भी है, तो 100% इंक्रीज दिखा रहा है। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 1601, क्वेश्चन नंबर 1601। देखना, गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री का है, गेहूं का एंगल वैसे वैल्यू देखोगे तो कितनी है 30%। क्या सीखा था, देखो 100% जो है वो किसको बताता है 360 डिग्री को, 1% किसको बताएगा 360 बटा में 100, 1% की डिग्री में वैल्यू ये है, और आपके पास जो गेहूं है वो कितना है 30%, 30 से कर दो भाई गुणा, यहां से ये पार्ट इससे कटा, ये पार्ट इससे कटा, 36 गुणा 3 कितना आ गया 108 डिग्री, ये इसका एंगल हो गया। कोई तनाव नहीं लेना है, इजी वे में ही सोल्व हो गया। चलो आगे एक सवाल और है इसी का ही। रेलवे में या तो 3 सवाल पूछे थे उस पार्ट के अंदर, इन्होंने एक एक डीआई से या 4 सवाल पूछे थे, 2016 के पेपर से उठाए गए सवाल हैं। देखना, चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन, 4 ही चीजें हैं, चारों का टोटल प्रोडक्शन इतना दे रखा है, कितना 5 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, 5 के बाद कितने हैं 5 जीरो लगा लिए। अब आपसे क्या कह रहा है, देश में चावल का उत्पादन कितना है, चावल कितना है 55%। देखो 100% को ये बताता है, 1% की वैल्यू निकालोगे तो इसके अपोन में क्या होगा 100, 1% की वैल्यू आ गई केजी में। राइस का प्रोडक्शन कितना है 55%, वैल्यू इसकी निकालनी है, तो 55 को 5 से करो, 50 50 225 कितना आ गया भाई 275, और कितने लग गए 3 जीरो। देखना जरा कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन सी। बस यहाँ पर जीरोज का ध्यान रख लेना, कई बार देखो जैसे इसने दिमाग लगा के एक ऑप्शन सी और डी बनाया है इसी टाइप का, कि बच्चा अगर 1 जीरो भी इधर उधर करे तो समस्या है। चलो भाई ये सवाल थोड़े से तनाव वाले होते हैं, जिसमें खूब लंबा चौड़ा डेटा दिया रहता है, बाकी पेशेंस बना करके आदत डालें, और ये मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ में जो सवाल आते हैं इस टाइप के वही ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बाकी एग्जाम में काम दौड़ जाता है। क्या कहा है, एक टेबल दे रखी है, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 2012 से 2017 तक, विभिन्न मॉडल ए बी सी डी और ई के उत्पादित कार, मतलब कार के कुछ मॉडल हैं किसी कंपनी के, एक मॉडल का नाम ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, डी है, ई है, 5 मॉडल है, और जो कुल संख्या है वो हजारों में है। तो ये लॉजिक मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि हजारों में लाखों में इसका मतलब क्या होता है, और इसका हम लोग किस जगह यूज करते हैं और किस जगह नहीं यूज करते। तालिका का अध्ययन करना है, टेबल को ध्यान से पढ़ो और कुछ सवाल है उनका जवाब देना है। पहले तो रीडिंग समझते हैं। जैसे एक बात बताओ, 2012 के राइट साइड में 22 लिखा हुआ है, 22 किसको बताता है, तो आप कहेंगे कि वर्ष 2012 के सामने इसका मतलब 2012 में जो घटना घटी होगी उसको बताएगा। और फिर सी के नीचे ये बात आती है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ष 2012 में सी कार का जो प्रोडक्शन था वो कितना था 22, और एक्चुअल में ये 22 ना होकर के क्या है 22,000 है, क्योंकि उसने क्या किया कि अगर 3 जीरो और लगाएंगे तो टेबल बहुत लंबी खिंच जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक यही था। अगर आपसे एकदम एक्चुअल डेटा पूछे कि 2012 में सी कारें कितने प्रोड्यूस की गई थी, तो आप कहते 22,000, क्योंकि डेटा हजारों में। अभी के लिए हम जो भी सवाल होंगे जिसमें एक्चुअल वैल्यू की नीड नहीं है, हम सीधे सीधे 22 ही मान करके काम करेंगे। ई के नीचे आना जरा, 50 लिखा हुआ है एक जगह, ई के नीचे 50 किसको बताता है, तो आप कहेंगे ई के नीचे है मतलब कार ई के बारे में बता रहा है। लेफ्ट साइड में 2016 है, इसका मतलब 2016 में घटित हुई कोई घटना की बात है। क्या घटना है भाई, 2016 में ई कारों का जो प्रोडक्शन किया गया था वो कितना था 50,000, हजारों में। अभी के लिए क्या मानना है, सिर्फ 50 कारें।
तो मेरे ख्याल से ये होती है इसकी रीडिंग। पिछली क्लास में भी हमने इस पर काम किया था, रीडिंग आपको आ गई है, कोई तनाव नहीं लेना है। एक टाइम के बाद आप ऊपर से उसको रीड करना भी बंद कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। देखो भाई, 2015 के अंदर एक कोई पर्टिकुलर कार है, वो हमें नहीं पता, वो तो हमें बतानी है कि 2015 के अंदर जितनी भी कारों का उत्पादन किया गया था उसका 20% आपको निकालना है। तो 2015 पर गए, 15 के राइट में कार है, 18 है, फिर 22 है, 26 है, 20 है, 100 है। तो एक बात बताओ, टोटल करके उसने बता ही रखा है 100, और 100 का कितना है 20%। 100 का 20% कितना होता है भाई 20 हो गया। कौन सी ऐसी कार है, तो 2015 में देखो 20 कहां लिखा हुआ है, ई के नीचे है, तो ई। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में डीआई को देखा तो घबराहट हो रही होगी कि यार देखने में डेटा अजीबोगरीब है। देखो, जिस भी डीआई में टोटल अगर करके ही दे रखा है, ये मान के चलो वो खत्म डीआई है, ठीक है। जिसमें टोटल नहीं करके दे रखा वहां एडिशन में थोड़ा सा जोर आ सकता है। मान लो 100 नहीं दिया होता तो क्या करते, 18 22 40, 26 14 40, 40 80 और 20 100, तो वर्बली वैसे कर लेते, कोई समस्या नहीं थी। तो ध्यान रखना, पता चल जाता है क्वेश्चन को देख करके कि सवाल आसान है या मुश्किल है। यह आसान सवाल था, इसे आप वर्बली डील कर सकते थे। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर अपना 1604, 1604। देखो क्या कहा, 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन दोनों वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। 2013 और 2014 में मिलाकर के बताना है कि किस प्रकार की कारों की संख्या उन दोनों वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 25%। कौन कौन सा साल अभी 2013 और 14। 2013 के सामने आओगे, कितनी कारें प्रोड्यूस की हैं 130, टोटल आ ही गया। 2014 के जस्ट राइट साइड में आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या पाते हैं, टोटल कारों का प्रोडक्शन है 170। तो एक बात बताओ, 2013 और 14 में कितनी कारें प्रोड्यूस की गई हैं, 130 प्लस 170 कितना आ गया भाई 300। अब इन 2 सालों के अंदर ऐसी कार बतानी है कि दोनों सालों का मिला ले तो इसका कितना आएगा 25%, 1/4 होता है तो क्या होगा 75। अब 5 टाइप की कार है, 2014 13 14 है, ऐड करके देख लो भाई 75 किस में बन रहा, ए कार में 22 32 से नहीं बन रहा, बी में 18 43 नहीं बन रहा, सी में 32 26 भी नहीं बन रहा, डी में देखो 40 और 35 कितना हो गया 75। तो इसका मतलब वर्ष 2013 और 14 में टोटल 300 कार प्रोड्यूस की गई थी, इनका 25% 75 होगा, और इन्हीं दोनों सालों के अंदर कार डी का उत्पादन भी कितना है 75। तो ये भी ऐसा सवाल था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, 300 का 25% 1/4 करना है, कितना आ गया 75। ऐड करके देख लो, साल नजदीक नजदीक है, दूर तो है नहीं, डी के अंदर साफ साफ दिख रहा है। अब 22 और 32 को क्यों जोड़ करके देख रहे हो भाई, नीड थोड़ा ना उसकी, साफ साफ पता चल रहा नहीं बन रहा। अगर आसपास का भी मामला होता तो भी यूनिट डिजिट वगैरह का दिमाग लगाते, लेकिन दिमाग इतने में पकड़ जाता है कि ये बात कैसी है। चलो भाई, देखना यहां पर देखो, 2012 के मुकाबले में 2016 में कुल कारों में कितने प्रतिशत बढ़त है या कितने का इंक्रीज हुआ। 2012 का टोटल करके दे ही दिया उसने, कितना है 120 कारें, और 2016 के जस्ट सामने जाओगे तो कितनी है 180 कारें। इंक्रीज चाहे तो आप रेशियो में भी देख सकते हैं कि 2 कारें हो रही थी, यहां 3 हो गई, कितने का इंक्रीज 1 का, किसके बेसिस पर 2 पर। परसेंटेज में बदलना है मल्टीप्लाई बाई 100 या 1/2 आपका क्या होता है 50%। तो यहां से कौन सा ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन मैच हो गया। ये सवाल क्या वर्बली हो सकता था, हो सकता था भाई। 120 और 180 दे रखा है, 0 से 0 कट गए, 12 से 18, 6 का इंक्रीज, 6 का 12 पर 1/2 50%। चलो भाई,
अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 1606। डेटा चेंज हुआ है, नई डीआई अपने पास आ गई है और ये वाले जो कुछ सवाल हैं ये उठाए जा रहे हैं एसएससी से। देखना, नीचे 6 वर्षों की अवधि में 4 वस्तुएं हैं, कुछ भी हो सकती है, नाम दे रखा है ABCD, के निर्यात को निरूपित करती है, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट किया गया उसका रिप्रेजेंटेशन है। टेबल को रीड करना है और कुछ सवाल पूछे उनका रिप्लाई करना। देखना, ईयर दे रखे हैं ऊपर से नीचे की तरफ 2010 से लेकर 2015। राइट साइड में वस्तुओं का प्रोडक्शन दे रखा है ABCD, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ए के नीचे 250 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 250 ए के नीचे भी है और वर्ष 2011 के सामने भी है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2011 में ए वस्तुओं का एक्सपोर्ट या जो निर्यात था वो कितना था? 250। ये रीडिंग है, सीख गए होंगे अब तक। रीडिंग आ गई तो फिर सवाल पर आ जाओ। क्या कहा? 2014 और 2015 में वस्तु ए के कुल निर्यात का, 2014 और 15 के अंदर 2014 एंड 15 देखना पास पास ही है, ऊपर नीचे 425 और 400, वस्तु ए को ही तो टारगेट करना है। कितना आ गया भाई? 825। फिर 2011 और 2015 में वस्तु सी का जो निर्यात है उसके साथ रेशो, सी पर जाओ, 2011 244, 2015 306। तो देखो ऐसे जो इस टाइप की जो रीडिंग होती है या इस टाइप की कैलकुलेशन होती है, सॉरी, क्या करना है? 244 में 306 ऐड करना है, 306 का 6 उठा करके 244 को दे दो, कितना हो गया? 250। उसमें 300 ऐड करना है, कितना आ गया? 550। तो डीआई में आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बार पाएंगे इस टाइप का मामला सेट होता है, ठीक है। ये आ गया अपना कितना? 550। सोल्व करते हैं तो कटिंग करेंगे, यहां पर किया तो है, ठीक है ना। देखो 100 में 25 का भाग कितनी बार जाता है? 25 का भाग जाएगा ना इसमें भी, क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में जा रहा है। 100 में 25 का भाग 4 बार, 800 में कितना? 32 बार, और एक ये 33 आ गया। 500 में कितनी बार? 20 बार और 2 52 बार, 20 और 2 सॉरी 22। किससे काट लें? 11 से। कितना आ गया भाई? 3:2। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ऑब्जर्व किया करो कि 25 की कटिंग बहुत बार आती है, तो हम पूरा का पूरा डील नहीं करते, बस ये दिमाग लगा लेते हैं कि 100 में 4 बार भाग जा रहा है। 775 का पूछेगा, 700 में 7 गुणा 4 28 और 75 में 3 बार, 28 3 31। सीधे सीधे भी आप डील कर सकते हैं। ...2012 से 2014 तक वस्तु का 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात 2015 में सभी 4 वस्तुओं की कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है? देखो 2012 से 14 ए का एक्सपोर्ट, ए के नीचे आ जाओ, 2012 से 14 तक 225 370 425। देखो 400 300 700 200 900, 900 में 25 25 50 जोड़ दिया, 950, 950 में 70 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1020। और फिर कौन से साल की बात कर रहा है? 2015 की। 2015 में सारी वस्तुएं ए बी 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 सी बी डी बी सबको ऐड करना है। पहले तो सीधे वाला मामला ऐड कर लेते हैं। देखो 400 200 600 300 900 200 1100, 1100 आ गया। 9 और 6 15, 75 को 15 अगर आप प्रोवाइड करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहां से कितना आ गया था? 4 2 6 3 9 2 11, 1100, ये कितना हो गया आपका? 90। अब इसने पूछा कितने प्रतिशत कम है? भाई ये ज्यादा है तो इससे कम ही निकालना है, एक्स्ट्रा दिमाग यहां भी नहीं लगाना होता है। बेटर क्या रहेगा? हम थोड़ा सा रेशियो को ले लें। 17 5 85 और 17 6 102 और 17 7 119। कितने की कमी है अभी? एक की। एक की किस पर? 7 पर। कितना होता है? 14.2/7% लिखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका डी, क्योंकि इसे भी तो आगे सोल्व किया जाता है ना। 14.28%, तो ये आ गया 14.3%। ये सब कुछ आपको सिखाया वैसे ही जा चुका है। तो डीआई में देखा आपने कि एडिशन भी कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं होती है, इजी वे में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वर्बली भी। चलो इसी डीआई का एक पार्ट ले लेते हैं, 1600
8 नंबर का सवाल। देखो 2010, 12 और 14 में वस्तु डी का कुल निर्यात 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है? 2010, 12 और 2014, इसके अंदर कौन है आपके पास? डी। डी के नीचे जाओ, 2010, 214, फिर 12, फिर 2014। ऐड क्या करना है? 214 में 247 और उसके अंदर कितना ऐड करना है? 309। एक टास्क तो क्या है, आप एक एक पार्ट को वैसे ऐड कर दो, जैसे 300, 200, 500, 500 में ऐड किया आपने 200, 700 आ गया। 700 में फिर आपको ऐड करना है, तो देखो 9 और आपका जो 14 होगा वो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 23। 23 में आपको ऐड करना है कितना? 47, 70 हो जाएगा। और ये कितना आ गया था? 700। तो डी का जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 770। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 2011 और 12 के अंदर सारी वस्तुएं, 2011 और 2012 में सारी वस्तुएं, 2011 के राइट में चलते जाओ, ऐड करना है सबको। और फिर क्या करोगे? 2012 के राइट के अंदर ए बी सी डी, इनको भी ऐड करना। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो आपका मन करे तो देखो सबके पहले यूनिट डिजिट जोड़ दो। ऐसा करना संभव है, प्रयास करेंगे तो देखना। 2011 और 12 को ऐड करेंगे तो 0 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 4 आपका 21, 22 23, 23 और 7 30, कैरी 3, 3 5 8 2 10, 3 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 4 20, 3 23, 8 31 और 4 35, फिर 3 कैरी, 4 3 7 2 9, 4 13, 13 और 4 आपका 17, 1750। रेशियो ले लें, लिख दिया। क्या कह रहा है कि 2010, 12 और 14 में डी का कुल निर्यात 2011 और 12 में सभी वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत? ये इसका कितने परसेंट है? 77, 175 का कितने परसेंट है? मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से काटोगे 4 बार, 5 बार। चलो भाई ऐड कर, मल्टीप्लाई कर दें, 28 और 2 30, 5 से करोगे डिवीजन, 6 1, कितना बचा? 3, 61.6%। क्या चक्कर है भाई, ऑप्शन नहीं आया? अच्छा कुछ चमत्कार ही कर दिया लगता है फिर तो। 5 का डिवीजन करोगे 6 आ रहा है, कोई ना कोई तो एडिशन में गड़बड़ की है। पहले पार्ट को अगर मैं चेक करूं, 2010, 12 और 14, 2010, 2012 और 2014, तो 200, 200, 400, 300, 700, 9 14 23, 23 में जोड़ा आपने 47, 770। कोई समस्या नहीं है भाई। इसका भी एक रफ आइडिया ले लेते हैं। 400, 200, 600, 700, 800, 1000, 1400। 1400 के बाद ये 1500 बना लेगा, 1600। चीज़ें तो सारी सी ठीक लग रही हैं। कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है? चलो भाई देखना क्या गड़बड़ हुई। 700 का जस्ट डबल। 1 मिनट, इतना तो आंसर आना ही नहीं चाहिए था ना। इतना नहीं आएगा क्योंकि अच्छा कटिंग गलत की है, ये तो 50% से भी डाउन हो गया, आंसर गलत आ रहा है। देखो सब कुछ सही था, ये गड़बड़ की। 25 से काटा 4 और ये कितनी बार? 7 बार। 28, 28, 30, 308 में 7 का डिवीजन, 7 4 आपका 28 हो गया, 2 बचा, 7 4 28 हो गया, कितना आ गया? 44। या इतना करना ही नहीं था, 11 बार कट रहा है। चलो तो इस टाइप की भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, नॉर्मल बात है। चलो 1609। देखो किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था? तो क्या कर दे भाई, बी का एवरेज निकाल लेते हैं एक्सपोर्ट और 1.4 गुना कर देते हैं। बी पर आ जाओ। बी की अगर हम लोग बात करें तो बी का टोटल एक्सपोर्ट ऊपर से नीचे ऐड कर लेते हैं। या तो एक आपको कहा था बेस वैल्यू, ठीक है भाई, बेस वैल्यू पर हमने इसमें काम नहीं किया, एसएससी के लिए एवरेज पढ़ा था, उसमें काम करके देखा था। क्या करें, वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखता है तो उस केस में बेस वैल्यू उठा लेते हैं। या बेटर क्या रहेगा, बी के जितने भी साल हैं 6 के 6 साल सबको ऐड करो, ऐड ऊपर से नीचे। 8 4 12, 8 20, 20 में जोड़ दिया आपने, 9 9 18 20, कितना हो गया भाई? 40। 4 2 6,
6 6 12 6 18, 18 में 8 जोड़ा 26, 2 कैरी, 1 2 3 4 5 2 7 2 9, 960 है। और इसका कितने गुना, इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 का भाग हर साल का। इसका कितने गुना करना है 1.4 गुना। देखो ये पॉइंट तो ये जीरो इस पॉइंट को खत्म कर देगा, ये कितना आ जाएगा आपका 16, 16 6 96 होता है, 16 4 आपका 64 में 16 और 6, 16 4 64 आ गया, 6 और 6 16 और 6 22, 224। अब डी के अंदर जाओ, देखो 224 कहाँ दिख रहा है, डी के अंदर जाओगे ऊपर से नीचे वर्ष 2013 के अंदर देखो सामने दिख रहा है, ये आपका रिजल्ट हो गया। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। चलो भाई एक फिर से वेन डायग्राम का सवाल और है, वर्ष 2016 में रेलवे के अंदर ही पूछा गया था ये सवाल भी, एज इट इज सवाल आपके सामने है, देखना सवाल नंबर 1610। देखो एक आपके पास डायग्राम है, इसको देखना है। अब इसमें देखोगे क्या, तो पहले अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इससे बना लेते हैं, ये थोड़ा ठीक चल रहा है। एक तो आपके पास है सर्कल, एक आपको दिख रहा होगा इस टाइप का ट्राइंगल, इसके बाद आपको दिख रहा है इस वाले पार्ट में एक रेक्टेंगल आ गया, एक रेक्टेंगल जैसा सा मामला इधर भी आपको दिख रहा है। चलो सारा का सारा लिख लिया, फिल कर देते हैं। क्या था ये 100, इधर आपका 50 50 10, 50 50 और 10, 100 20 40 100 50 और 20, देखना जरा इतना कुछ है। अब एक बात बताओ, जो ट्राइंगल है वो किसको बता रहा है, कार को। अब कार में क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, जैसे हो सकता है कारों की संख्या भी हो, लेकिन सवाल देखते हैं ट्रेन यात्रियों की कुल संख्या, ये बता रहा है कि कार में सफर करने वाले लोग कितने हैं। ठीक है, कार में सफर करने वाले लोग कितने हैं, 40 20 और 10, 40 30 70। सिर्फ कार में सफर करने वाले लोग कितने हैं, तो ये ट्राइंगल का पार्ट तो लेना है, लेकिन वो बाकी किसी का पार्ट नहीं होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट तो सर्कल का है। तो सिर्फ कार में सफर करने वाले लोग हैं 40 और कार में सफर करने वाले 70। डिफरेंस है ओनली कार और कार, सिर्फ कार में और कार में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अगला पार्ट इसने, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये कोड किसको बताता है, बस में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स कितने हैं। अगर कोई कहे कि बस में कितने लोग ट्रेवल करते हैं तो आप कहेंगे 100 ये है, 50 50 10 210। कोई आपसे कहे कि सिर्फ बस में ट्रेवल करने वाले लोग कितने हैं तो आप कहोगे कि भी रेक्टेंगल बस को बताता है, ओनली बस चाहिए तो बाकी किसी का पार्ट नहीं। बाकी देखो सर्कल यहीं से स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ बस में ट्रेवल करने वाले 100 लोग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर्कल किसको बताता है भाई, ट्रेन को। और फिर ये वाला पार्ट किसको बताता है, इस टाइप से जो है वो है साइकिल, लिखा जा सकता है। क्या कहा, ट्रेन यात्रियों की कुल संख्या का ट्रेन से यात्रा न करने वाले लोगों की संख्या से अनुपात है। देखो ट्रेन का पार्ट ये है, ट्रेन में इतने लोग ट्रेवल करते हैं, ऐड कर लो 50 50 100 100 200 300 350 60 70 80। ट्रेन में ट्रेवल करने वाले लोग हैं 380। फिर क्या कर रहे हैं, ट्रेन में नहीं ट्रेवल करते भाई, जो सर्कल का पार्ट नहीं है वो ट्रेवल नहीं करते। कितने हैं 20 100 40, कितना हो गया भाई 160। रेशियो लेना है, सोल्व करोगे 2 से काटा, रिजल्ट कितना आ गया 19 रेशियो में 8। इजी वे में सोल्व हो गया, कोई तनाव नहीं लेना है। एग्जाम में ये बनाने की नीड नहीं है, मुझे तो खैर ये एक्सप्लेन करना आपको, बाकी सीधे सीधे भी सोल्व हो सकता है। सवाल नंबर 1611, 1611 देखना क्या कहा, ट्रेन से यात्रा करने वाले कितने लोग कार या बस से यात्रा करते हैं लेकिन साइकिल से नहीं। सबसे पहला काम देखो, सर्कल आपको दिख रहा है, ट्रेन से ट्रेवल करने वाले ये लोग हैं। ट्रेन से ट्रेवल करने वाले लोग कार या बस से यात्रा करते हैं। कार और बस की बात करें तो कार आपका ट्राइंगल को बताता है, और ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टेंगल किसको बताता है, बस। तो ये वाले लोग भी इंक्लूड करने हैं, साइकिल को इंक्लूड नहीं करना। तो साइकिल वाला जो रीजन 50 50 20 है वो हट गया। एक बात, ट्रेन क्या था, सर्कल, सिर्फ ट्रेन वाले भी नहीं कह रहा है, तो सिर्फ ट्रेन वाले 100 और 100 है। देखना साइकिल का जो पार्ट है ये वाला ये हट चुका है। असल में हमें बात करनी है ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग, उसके साथ कुछ कंडीशन है।
तो इसका मतलब सर्कल से डेटा उठेगा, कौन सा नहीं उठेगा हटा देते हैं। साइकिल से यात्रा ना करें, ये लोग साइकिल से करते हैं, ये 50-50-20 हट गया। कार या बस से यात्रा करते हैं, कार और बस से ट्रेवल करें, ट्रेन में तो करें ही करें, साथ में कार या बस से भी करें। कार से ट्रेवल करने वाले कौन से लोग हैं, ये 20 और ये वाले। और बस से ट्रेवल करने वाले कौन से लोग आपके पास, ये 50-10। ये नहीं लेना, ये तो हट चुका है। तो कितने लोग ऐसे आए कि जो ट्रेन से भी ट्रेवल करते हैं, कार या बस में से किसी एक को भी चूज करते हैं। तो आपने देखा ये 50 लेंगे, ये 10 लेंगे, ये 20 लेंगे। ये 20 कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कार और ट्रेन दोनों से ट्रेवल करते हैं। ठीक बात। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 50 क्या है, ये 50 सर्कल का भी पार्ट है, ये इस रेक्टेंगल का भी। तो ये वो 50 लोग हैं जो ट्रेन से भी ट्रेवल करते हैं और बस से भी। ये 10 क्या है, 10 किसका पार्ट है, देखो ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, सर्कल का। 10 वो लोग हैं जो बस, ट्रेन और कार तीनों से यात्रा करते हैं। तो असल में आपको इतना ही जोड़ना था, 50, 20, 70 और 10, 80। ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, सारे में क्या खेल चलता है, एग्जाम में करते क्या करते, साइकिल को हटा दो, अब ओनली ट्रेन को भी हटा दो, क्योंकि सिर्फ ट्रेन के साथ तो कुछ और भी लेना है, तो 100 हट गया। ठीक है, बचा कितना, बचा जो भी है उसको ऐड कर दो, 50, 10, 20, 80, खत्म बात। चलो अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 1612। कार और साइकिल दोनों से यात्रा करने वाले, बोथ की कंडीशन आ गई, कार भी लेना है साइकिल भी। साइकिल वाले कौन से लोग हैं, ये वाले। कार वाले कौन से हैं, ये वाले। ऐसे लोग साइकिल और कार दोनों से, तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ऐसे लोग क्या है, नन ऑफ दीज, 0 लोग हैं ऐसे। अगर ऐसे कहता कार या साइकिल दोनों से, कार या साइकिल से यात्रा करने वाले लोग, बोथ नहीं लगाता, कार और साइकिल से यात्रा करने वाले पूछता तो भी क्या करते, 150 में 40, 20, 70, 10, 80 ऐड कर देते, 330 आ जाता। कार या साइकिल से यात्रा करने वाले, वो भी बात सेम हो जाती। लेकिन जैसे ही बोथ लगाया है तो सारे के सारे सवाल का टेम्परामेंट चेंज हो गया। चलो भाई, ये हो गया था। कितने सवाल थे इस वाले में, ओके। चलो यहां अपना मामला कंप्लीट हुआ है, डे 83 कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम पर मतलब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पर आपको सारी की सारी इनकी PDF मिल जाती हैं। 90 डेज का अपना प्लान था, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको ईमानदारी से कंटेंट करवाया जा रहा है। जल्दी ही DI के बाद अपना एक चैप्टर बचेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस, 5 लेक्चर में वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जैसा प्लान बताया था, आप लोगों को जो मैंने सजेशन दिया था वो पसंद आया तो बिल्कुल उस पर काम कर देंगे। क्या करेंगे, पहले 2-2 चैप्टर उठाएंगे, बड़ा चैप्टर है तो एक ही। तो इस हिसाब से 10-12 दिन या 15 दिन के अंदर मामला, कब की बात है, जब एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड होता है। ठीक है, मुद्दा ये अगर इस बार पोस्टपोन कितना भी हो जाए, वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इस चीज को छोड़ नहीं सकते। रीजन क्या है, एक बार आपकी पढ़ाई में ब्रेक आता है, इसका मतलब फिर वो ब्रेक लग ही जाता है। बाद में 1 महीने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर याद कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या बवाल चल रहा है। ठीक, कंटिन्यूटी रखें, उसी के आउटपुट निकलते हैं, अचानक से कोई आउटपुट नहीं निकलता। कहीं कोई भी बच्चा कुछ पर्टिकुलर गेन करता है, उसको सवाल आते हैं, जाहिर सी बात है उसके एफर्ट चले होंगे लगातार। चलो भाई, कोई सजेशन आपको बिल्कुल रखें, और सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट ये ज़रूर बताया करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।